हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं वेलकम करता हूँ आपका हमारे आज फर्स्ट लेक्चर में, जो कि इंडियन पॉलिटी है। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और सीडीएस वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जनरल इसमें जीके नॉलेज, जनरल नॉलेज आती है, जीके आती है। उनके लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि जो भी ये सीरीज़ मेरी पूरी देखेगा, इसमें कुछ भी आपको इधर उधर का नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगी। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, कोई फालतू की इधर उधर की बकवास नहीं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ाऊँगा। और स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी से आज। और इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर होने वाला है हमारा प्रीएम्बल। ओके गाइज, सो तो पॉलिटी पढ़ने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें से एक ये जो पेज है, सिर्फ ये इतने से पेज में से ही आपके अराउंड 100, 200, 300 कितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है मतलब यहाँ से बनने की। और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ एक पेज का टॉपिक है ये। एक पेज में से ही इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि आपके बहुत सारा एक ही पेज ही कवर कर देता है। और बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है। ये इट्स रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो बहुत ध्यान से पढ़ना। हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे इसका, प्रीएम्बल का। स्टार्टिंग ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ये जो सब कुछ है इसमें डेटा, इसमें सोवरन, सोशलिस्ट, ये सब जो कॉमन कीवर्ड्स हैं ये सब पढ़ेंगे हम। और इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये क्या है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से किस तरह से इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं इसके मेन फीचर्स पर प्रीएम्बल के। अच्छा, प्रीएम्बल जो ये है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है आपका सारा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था इसको 13 दिसंबर 1946 में इसको मूव कराया गया था। और इसी पे ही बेस्ड है हमारा ये सारा का सारा प्रीएम्बल। इसमें बहुत टर्म्स थे, क्वेश्चन ये भी बनते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कि प्रीएम्बल में और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में क्या कॉमन था, इन दोनों में क्या क्या वर्ड्स कॉमन थे। ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ओके, तो अच्छा, ये प्रीएम्बल जो है तो आपको सबको पता ही है, ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को समराइज़ करता है। स्टार्टिंग में बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस क्या है, उसकी एक तरह से सोल कह सकते हैं आप, आत्मा, कि वो बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं। अच्छा, ये बोरोड किया हुआ है यूएस से। यूएस वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री है जिसने प्रीएम्बल को बनाया था। मतलब मेजर जो भी जितने भी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो उन सब का जो प्रीएम्बल है वो यूएस से ही इंस्पायर्ड है। यूएस फर्स्ट कंट्री था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था प्रीएम्बल इंस्टॉल करने वाला। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो प्रीएम्बल है आपका वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। जिसे कहेंगे हम नॉन जस्टिसेबल। ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इसके जो भी पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो भी लिखा हुआ है इसमें, आप इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रही है, आपको बराबरी नहीं मिल रही है इसके अकॉर्डिंग, तो आपको कोर्ट में इसको आप नहीं करवा सकते हो इन्फोर्स। ओके, कोर्ट ऑफ लॉ में। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला इसका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब हम एक एक वर्ड इनका क्या मीनिंग है और एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये सब हम यहीं से पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा सोवरन। ओके, सोवरन का मतलब क्या है? सोवरन का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली हमारा जो इंडिया है, हम डिसीज़न लेने से पहले, हम जो भी इंटरनल अपने देश के अंदर जो डिसीज़न लेंगे
उससे पहले हम किसी को, किसी भी कंट्री को, जितने भी वर्ल्ड में कंट्री हैं, हम किसी को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अपने अंदर कंट्री में डिसीजन लेने से पहले हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, हम किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कंट्री क्या सोचते हैं क्या नहीं। हम अपने लिए जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट होगा हम वो करेंगे। सोवरेन का मतलब बेसिकली यही होता है। हमारे से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारे देश की बाउंड्रीज़ जो हैं, उस पर अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो इंडिया की ही है, हमारी है। हमें किसी और के डिसीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी और के भी। ये होता है सोवरेन का मतलब। दैट इंडियन गवर्नमेंट इज़ द सुप्रीम पावर इनसाइड इट। सोशलिस्ट, अच्छा सोशलिस्ट के भी दो वर्जन हैं सोशलिज़म के भी। इंडिया में तो चलता है डेमोक्रेटिक सोशलिज़म। ओके, इसको देखते हैं क्या है। देखो, दो तरह के होते हैं ये सोशलिज़म भी। एक तो डेमोक्रेटिक सोशलिज़म होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज़म, और एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज़म। राइटिंग जैसे भी आ रही है देख लेना, ठीक है वैसे तो। अच्छा, डेमोक्रेटिक कम्युनिस्टिक पढ़ते हैं पहले। कम्युनिस्टिक इसमें सोशलिज़म में क्या होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो भी जिस भी हमारे देश में जिन भी चीज़ों से काम हो रहा है, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब चाहे इसमें सरकार हो, कोई पब्लिक यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकार हो, या कोई प्राइवेट हो, या कोई और भी प्लेयर हो, कैसा भी हो, इन सब को पब्लिक कर दिया जाए। यानी कि जो मतलब कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है कम्युनिस्टिक सोशलिज़म में। प्राइवेट कुछ नहीं होगा, सब कुछ सरकारी होगा, सब कुछ गवर्नमेंट कर दिया जाता है। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी जिस भी चीज़ से मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है इसमें। यानी कि कोई भी अमीर नहीं होगा, सब एक समान कर दिए जाएंगे, सब इक्वल कर दिए जाएंगे, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब बराबर है। और जो भी इसमें अगर एटम बम से लेकर अगर सुई भी बन रही है तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाएगी। बहुत ही मिनिमल इन्फ्लुएंस होता है इसमें, मिनिमल और नो इन्फ्लुएंस होता है प्राइवेट प्लेयर्स का। ओके, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होता है बिल्कुल ये कम्युनिस्टिक सोशलिज़म। अच्छा, डेमोक्रेटिक सोशलिज़म क्या होता है? ये थोड़ा एक लाइट मॉडल है सोशलिज़म का, थोड़ा माइल्ड मॉडल है, इतना हार्ड एंड स्ट्रिक्ट नहीं है इसके कम्युनिस्टिक सोशलिज़म की तरह। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स बोथ एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ये दोनों साथ में होते हैं, साथ में काम करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी होगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकारी है। जैसे हमारे देश में देखो, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सोशलिज़म ही चलता है। इस डेमोक्रेटिक सोशलिज़म की वजह से ही हमारे यहाँ पब्लिक एंटरप्राइजेज़ भी हैं, प्राइवेट भी हैं। पब्लिक में गवर्नमेंट हो गई, PSUs हो गए, बैंक्स हो गए, और प्राइवेट में भी बैंक्स होते हैं। तो ये सब दोनों चीज़ें होती हैं, इतना हार्श नहीं होगा। पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगी। तो इंडिया का जो मॉडल है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का है, और इसमें ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी एक तरह से। मैंने बताया था ना भी, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साइड बाय साइड चलेंगे इसमें। ओके, अब आता है सेकुलर। वैसे सेकुलर का तो मतलब सभी को पता होगा। सॉरी, हो गया आपका धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष, आई थिंक ये स्पेलिंग होगी इसकी, निरपेक्ष। चलिए जो भी है। तो सेकुलर का मतलब तो होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमें कोई भी रिलीजन, किसी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब रिलीजन हमारी नज़रों में समान है। वैसे सेकुलर की दो डेफिनेशन है। एक तो ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म होता है, एक
इंडियन सेकुलरिज्म। ये दो मॉडल हैं, मॉडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इन दोनों को रिलेटिवली समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेस्टर्न सेकुलरिज्म का मतलब जो यूएस में चलता है, यूएस में मेजरली, यूएस में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट है, यानी कि स्टेट का रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। स्टेट मतलब यूएस कंट्री का, उनका कोई मतलब नहीं है रिलीजन का स्टेट से, स्टेट का रिलीजन से, वो बिल्कुल अलग हैं। उनके अलग पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी। स्टेट अपनी कोई भी पॉलिसी बनाने में रिलीजन को बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। अब इंडियन सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं है। वो ये ना, हमारे यहाँ सारी कोई भी चीज़ें इतनी हार्श नहीं है, इतनी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ। जैसे अभी ये सोशलिज्म था, ये भी माइल्ड टाइप वाला है, ना कि ये वाला, ठीक है। उसी तरह से हमारे यहाँ थोड़ा ये भी लिबरल मान लो आप, थोड़ा सा माइल्ड है। इसमें क्या है कि हमारा कोई कंप्लीट सेपरेशन नहीं है रिलीजन का, स्टेट का। हमारे यहाँ स्टेट जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, किसी एक के लिए। वैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए, जैसे मदरसे हैं, जैसे गुरुकुल्स होते हैं, इनको फंडिंग की जाएगी, इनको फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा यहाँ की जो गवर्नमेंट है, नो। ठीक है, इंडिया का कोई ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। असली डेफिनेशन हमारे यहाँ की ये है सेकुलर की, कि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनके देश का एक रिलीजन है। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर की ये डेफिनेशन है। बाकी वर्ल्ड में तो डेफिनेशन इसकी बहुत तरह की मिल जाएंगी आपको, कि सब रिलीजन एक समान है, किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सबको मानते हैं। ये हर जगह अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ओके, तो ये आई गेस क्लियर हो गया यहाँ से सेकुलर का सारा डेफिनेशन जो भी हैं। अब आया डेमोक्रेटिक, हिंदी में मतलब लोकतंत्र। एक कॉमन डेफिनेशन है जो सारी दुनिया को, हर बच्चे को पता होगी, स्कूल में कई बार पढ़ी हुई होगी, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ओके, ये डेमोक्रेसी का असली मतलब होता है कि वो तंत्र जो लोगों से चले, वो हो गया लोकतंत्र। यानी कि जो सुप्रीम पावर होगी, जो अल्टीमेट पावर होगी वो लोगों के पास होगी। जैसे हमारे यहाँ है, अल्टीमेट पावर तो लोगों के पास ही है ना। लोग, इतने सारे लोग हैं, वो मिलके चुनते हैं नेता को और वो चलाता है देश को। तो सुप्रीम पावर लोगों के पास ही होगी, ना कि नेता के पास। ठीक है, वैसे डेफिनेशन पढ़ने में अच्छी तो बहुत लगती हैं, और रियलिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, उस पर भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, डेमोक्रेसी भी दो तरह की है, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। पता नहीं, मोस्टली आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा कि स्विट्ज़रलैंड में इंटरेस्टिंगली बहुत ही स्पेशल चैप्टर है डेमोक्रेसी का। जैसे हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, USA, ब्रिटेन और जर्मनी, यहाँ थोड़ा हिसाब अलग है डेमोक्रेसी का, लेकिन जो स्विट्ज़रलैंड है ये बहुत यूनिक है डेमोक्रेसी के मामले में। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ओपन डेमोक्रेसी जैसे कह सकते हो आप। इसमें सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या है, इसमें इंटरमीडियरीज नहीं होते हैं। इंटरमीडियरीज का मतलब नेता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, सबसे बड़ा पॉइंट। डायरेक्ट वोटिंग होती है इसमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर नेता नहीं है तो विधानसभा नहीं होगी, लोकसभा नहीं होगी, तो देश चलेगा कैसे? इनमें पहली बात तो देश बहुत छोटा है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती इस तरीके से देश चलाने में। इनमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कानून बना है, जैसे हमारे यहाँ अभी कौन सा बना है, जैसे वक्फ पे चल रहा है आजकल। वक्फ पे कौन बना रहा है कानून? संसद बना रही है। संसद में कानून बनेगा कैसे? उस पर जो हमारे सांसद हैं,
सभी सांसद उस पर वोटिंग करेंगे, ठीक है, वक्फ के बिल पे। वोटिंग में पास हो गया तो वो पास हो जाएगा। इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ अगर इस तरह का कोई वो लॉ आया होता तो इन पे जो पब्लिक है ना, सिटीजन्स वोट ऑन लॉ डायरेक्टली, जो सिटीज़न है कंट्रीज़ के वही डायरेक्टली वोट करेंगे उस पर। अगर वो पास हुआ यानी कि पॉपुलर ओपिनियन है तभी वो आगे जाएगा, तभी वो कानून बनेगा, वरना नहीं बनेगा। है ना, इतना इंटरेस्टिंग। अभी हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाता तो है। और पब्लिक असेंबलीज होती हैं इनके यहाँ, ना कि लोकतंत्र और ये स्टेट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ये नहीं होती हैं, पब्लिक असेंबली होती हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर हमारे यहाँ काम नहीं करेगा ये, दुनिया में और कहीं भी नहीं करा, बस यही है। एक कंट्री और है, वो लेश पता नहीं क्या करके है, थोड़ा मिस हो रहा है मेरे दिमाग से इस टाइम तो। अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो तरह की है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है। इंडिया में पार्लियामेंट्री है, यूएस में प्रेसिडेंशियल है। आपको पता ही है पार्लियामेंट्री क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि इंटरमीडियरीज होते हैं आपके, ये इंटरमीडियरीज यानी कि बीच में सेकंड पर्सन जो हम इलेक्ट करके भेजते हैं। स्टेट असेंबली होते हैं हमारे यहाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक असेंबली। ये पब्लिक असेंबली का चक्कर नहीं है हमारे यहाँ, स्टेट असेंबली होती है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप ये वाला क्लियर होगा डेमोक्रेसी का। ओके, लेट्स मूव ऑन टू रिपब्लिक। रिपब्लिक की सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताऊंगा मैं, सिर्फ अभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था। रिपब्लिक में क्या है मैं डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल वो उतना बताऊंगा जितना आपके एग्ज़ाम में आएगा, जिस कीवर्ड पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। रिपब्लिक का मतलब है जिस देश का कोई इलेक्टेड हेड हो। ये लाइन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लाइन ही आप याद रखें तो बहुत होगा। इलेक्टेड हेड, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ इनडायरेक्टली इलेक्टेड हेड है प्रेसिडेंट। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये आपको पता ही होगा। डायरेक्टली कौन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और सांसद, ये सब। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली है, तो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो इलेक्टेड हेड होना चाहिए बस। ये है रिपब्लिक की सिंपल डेफिनेशन। मोनार्की नहीं होनी चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक ही सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में पावर है जैसे कि राजा, तो वो मोनार्की हो जाएगा, वो रिपब्लिक नहीं होगा। ओके, नाउ अब आते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे जस्टिस तो लिया हुआ है आपका रशिया से, रशियन रेवोल्यूशन से, और बाकी जो तीन हैं ये लिए गए हैं फ्रांस से, फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उसके आइडियल से इंस्पायर होके। अब क्या है कि इनका ऑर्डर भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि ये किस ऑर्डर में एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंपल है, बस आप ये कर लेना याद, जे लेफ्ट, इस तरह से याद कर लेना इसको, ये बहुत सही रहेगा। इसका ऑर्डर कई बार पूछा है एग्ज़ाम में और पूछ लेते हैं आगे भी, और ये भी पूछा है कि कहाँ कौन कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है। ओके, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। जस्टिस पढ़ते हैं सबसे पहले। जस्टिस क्या है? जस्टिस के भी तीन डायमेंशंस हैं, सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है। सोशल में तो क्या है कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा सब सिटीजन्स का, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, कलर, इनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोशल जस्टिस का मतलब हो गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि समाज में न्याय मिलना चाहिए, समाज में कोई ऊपर नीचे ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस का सिंपल मतलब हो गया कि एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। पैसों के मामले में, इकोनॉमी, आर्थिक मामले में सबको न्याय मिलना चाहिए, बराबर हो, बराबर उनकी जो इनइक्वालिटी है, कोई ज़्यादा रिच है, कोई बहुत पुअर है, उनकी इनइक्वालिटी ख़त्म करने के प्रोसीजर को ही इकोनॉमिक जस्टिस कह दिया जाएगा। उनमें वो डिफरेंस जो है रिच और पुअर के बीच में, वो ख़त्म करने का। अब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब जो भी पब्लिक है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं देश के, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए सबको। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कंटेस्ट करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार,
पॉलिटिकल ऑफिस में जाने का अधिकार, जैसे किसी भी एमएलसी या एमएलए या लोकल किसी भी लोकल बॉडी में पंचायत में इलेक्ट होके जाने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये हो गया आपका पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, कंटेस्ट करने का, चुनाव लड़ने का, ये सब इसमें आता है। कमिंग ऑन टू लिबर्टी। लिबर्टी की सिंपल डेफिनेशन है जो फ्रीडम कुछ भी करने की। ये बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, फ्रीडम कुछ भी करने की। राइट, कुछ भी करने में बस इसमें एक लिमिटेशन लगा दी जाएगी, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स। आपको जो भी करना है वो कीजिए। लिबर्टी है आपको कुछ भी करने के लिए, अपने लिए बेहतर से बेहतर करने की, अपने आप को अच्छे से अच्छा डेवलप करने की, बस प्रोवाइडेड वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। ये लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है कि कोई कुछ भी करे। इसका मतलब है कि जब तक दूसरों को आपसे परेशानी या दिक्कत नहीं है तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, बाकी लिबर्टी को हम और डिटेल में आता है हमारे आर्टिकल 21A में, जीवन जीने का अधिकार एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम पढ़ेंगे आगे। फंडामेंटल राइट्स का जब चैप्टर पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, कमिंग ऑन टू इक्वालिटी। इक्वालिटी आपको पता ही है, इक्वालिटी समानता, समानता, सब बराबर होंगे। ठीक है, अब सब बराबर, इसके भी 3 डायमेंशन है, एक सिविक है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है। सिविक में आपका डायमेंशन आएगी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अभी देखो फंडामेंटल राइट्स तक नहीं पहुँचे हैं हम, लेकिन इसका एसेंस मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या आएगा सिविल इक्वालिटी में, इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सब आएंगे। इनके थ्रू क्या बताया जाएगा कि सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, इक्वल है लॉ के सामने, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, कलर से, रेस, सेक्स, इनके आधार पर। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, अपॉर्चुनिटी का भी समान अधिकार है। ये सब सिविक इक्वलिटी में आएगा। आर्टिकल 18 में आता है अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाना। आर्टिकल 17 में टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब कोई भी किसी के पास में कोई भी सर या कुछ भी करके ऐसे उपाधि नहीं होगी। ये सब सिविक इक्वलिटी के अंदर आता है। समानता, जनरल समानता। पॉलिटिकल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार, मताधिकार, मताधिकार। ये आ जाएगा आपका पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है। राइट, अब इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी आप समझ ही गए होंगे, जो भी मैंने अभी इकोनॉमिक जस्टिस बताया, इकोनॉमिक इक्वालिटी के ये हमारा वैसे डीपीएसपी से इसको पूरा किया गया है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आगे पढ़ेंगे, ये पार्ट 4 में है। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे, पर इकोनॉमिक वही जस्टिस वाला ही है इसका भी, कि इकोनॉमिक के आर्थिक रूप से इनइक्वालिटी कम की जाएगी। ठीक है, आर्थिक रूप से सबको इक्वल बनाया जाएगा। अब आता है फ्रेटर्निटी। सिंपल डेफिनेशन, भाईचारा। प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी दे के हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारी जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका फ्रेटर्निटी डालने के पीछे क्या थिंकिंग थी, या फ्रेटर्निटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किया है सिंगल सिटीजनशिप से। जैसे हमारा सिंगल सिटीजनशिप है, इससे हमारा एक भाईचारा बढ़ेगा, एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी ब्रदरहुड की हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में। इसलिए जैसे यूके है, सॉरी यूके नहीं, नॉट यूके, यूएस। जैसे यूएस है, यूएस
डुअल सिटीजनशिप देता है, एक उनके स्टेट की होती है, एक कंट्री की होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप होगी। हमारे यहाँ कोई अगर यूएस में जाके सिटीजनशिप लेगा तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो अब आगे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अमेंडमेंट्स। कौन से मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं? सिर्फ एक ही बार अमेंडेड हुआ है आज तक, और उसमें 3 वर्ड डाले गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए तीनों वर्ड्स। ज़्यादातर क्या होता है, सब ये बच्चे ये तो दोनों याद रखते हैं, सेकुलर और सोशलिस्ट, लेकिन इंटेग्रिटी भूल जाते हैं। तो ये अच्छे से याद होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक है। अब एक बार सोर्स देख लेते हैं। सोर्स क्या है? सोर्स मैंने आपको बता दिया है वैसे तो। रशिया से हमने जस्टिस लिया है, फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी लिया है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये मेजर पोर्शन इसका ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओह सॉरी प्रीएम्बल में, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सबसे पहले क्या आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे है ना। तो ये जो वी द पीपल, ये जो फ्रेज़ है, ये भी यूएस के प्रीएम्बल से लिया हुआ है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। मैं आपको दिखाऊँ ये यहाँ पे वी द पीपल, ये जो फ्रेज़ है ये यूएस से इंस्पायर्ड है, राइट। कहाँ थे हम? यस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पे चलते हैं एक बार आगे। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं कि इसके और प्रीएम्बल के बीच में क्या कॉमन था, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन था। तो ये वर्ड्स पढ़ लीजिए, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसको मूव कराया गया था 13 दिसंबर, इसकी डेट भी याद रखना 1946 में, नेहरू के द्वारा। अब क्या है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दिए गए थे, और यही हमने अपने प्रीएम्बल में भी इंक्लूड किए, जैसे इंडिपेंडेंट, सोवरन, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब हमने इंक्लूड किए हैं। एक ये भी है इंपॉर्टेंट, लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये प्रीएम्बल में नहीं है, प्रीएम्बल में ये नहीं है, ये फ्रीडम भी वर्ड नहीं है, लेकिन ये एक बार पढ़ लीजिएगा ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ इसके अलावा कुछ और इतना ज़्यादा नहीं है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। अब क्वेश्चन करते हैं फाइनली, एमसीक्यू जो भी पहले के पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा था? सिंपल है बिल्कुल, शुरू में मैंने आपको बताया अभी कि ये कहाँ गया, ये सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी बाद में डाले गए थे, तो इस सेकुलर इसका आंसर होगा। ये सेकुलर स्टार्टिंग में नहीं था, कौन से में डाला गया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी बहुत सिंपल है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कहीं पे भी नहीं है, इसका मेंशन फेडरलिज्म का। हालांकि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो है तो एक तरह से फेडरलिज्म ही, इस पर पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल्स आइडियल्स इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो बिल्कुल सिंपल एक लाइन पूछ लिया उठा के, बिल्कुल ये चारों लाइन पूछ लिए, और ये क्लियर लाइन, जिसने अच्छे से प्रीएम्बल पढ़ा होगा वो आराम से कर जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इनका सब जो मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे लिबर्टी, जे लेफ्ट मैंने भी बताया था, इनका ऑर्डर, इनके अंदर जो मैटर है इनका, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनके अंदर भी जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स के अंदर जो भी वो अंदर भी जो मैटर है, इनका भी अच्छे से हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, ये एक्सप्रेशन को इधर कर देते, थॉट को इधर कर देते, फेथ इधर, बिलीफ इधर, ऐसे बना देते क्वेश्चन, इन्हें जंबल करके, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, जिसको पता होगा वही आराम से करके निकल जाएगा इसको। ये देखो फिर से
प्रियम्बल क्या डिक्लेयर करता है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, हालांकि इसमें अगले में एक एक वर्ड और ऐड कर दिया गया है, पर इन्हें जंबल करके भी दे सकता था ये। तो ये ऑर्डर पता होना चाहिए और ये वर्ड्स रट जाने चाहिए बिल्कुल। फेडरल तो नहीं है, मोनार्की डाल रखा है, ये भी मेंशन नहीं है, और कैपिटलिस्ट तो इसका तो मतलब ही नहीं बनता। फिर से बहुत ईजी क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ है 2020 में। इजी। प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन विच हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट? इजी। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ऑफ 1946, क्योंकि ये 80% आप मान लो कि ये यही है प्रियम्बल हमारा, राइट। प्रियम्बल मेंशन विच टाइप ऑफ जस्टिस? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये भी सिंपल बिल्कुल। कौन से अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड हुए? इजी, 42 1976। अच्छे से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब ये लाया गया, इंदिरा गांधी थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, उनके टाइम पे ही आया था 42 सेकंड अमेंडमेंट। और इसमें इतने सारे अमेंडमेंट, इतने सारे इसमें चेंज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42 अमेंडमेंट को। और इसके बाद ही 1978 में ये आया था आपका 44 अमेंडमेंट। ये आया था जब मोरारजी देसाई की सरकार थी और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी लगाने के बाद उनकी सरकार चली गई थी, तब का अमेंडमेंट है। और 42 अमेंडमेंट से मोस्ट जितने भी ज़्यादातर अमेंडमेंट्स किए थे 42 वाले से, वो उसमें से कई सारे अमेंडमेंट्स कई सारे रिवर्स कर दिए गए थे। 44th अमेंडमेंट है 1978 में। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट जो थे इसमें, वो बहुत सारे रिवर्स कर दिए गए थे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी बहुत ईजी है, डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी आएगा, डिग्निटी नहीं है मेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रीएम्बल इज नॉट करेक्ट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सही है, पार्ट है, अमेंड किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स दिखाता है, जस्टिशिएबल, ये गलत है, जस्टिशिएबल नहीं है, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पहले भी। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा, इसमें होल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट आया था, यानी कि संविधान जो है हमारा, वो प्रीएम्बल जो है वो क्या, वो संविधान का हिस्सा है। इस पर केस चला था बहुत लंबा। तो ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये केशवानंद भारती केस। तो मैं थोड़ा बताया हूँ इसके बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बेरोबरी यूनियन केस हुआ था, बेरोबरी यूनियन केस 1916। इसमें क्या हुआ था कि ये कंट्रोवर्सी हुई कि जो हमारा प्रीएम्बल है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये सिर्फ उसका खाली एक इंट्रोडक्शन है। क्या है ये प्रीएम्बल, क्या इसका पार्ट है या नहीं है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये याद रखना आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सिंपली क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस केस में, जैसे भी पिछला केस जो था ये, इसमें क्वेश्चन आया कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल पार्ट है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसमें ये डाल देगा इज़ नॉट ए पार्ट, किस केस में कहा कि पार्ट नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेरोबरी केस वाला, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि वो पार्ट नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था बेसिक स्ट्रक्चर वाला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। अब उसके बाद ये तो हो गया पार्ट वाला कि पार्ट है या नहीं है। अब आ जाता है अमेंडेबिलिटी। अमेंडेबिलिटी मतलब क्या, जो प्रीएम्बल है उसे आर्टिकल 368 के अंदर पढ़ेंगे हम सब बाद में, मैं आपको सब बात बताऊंगा बाद में। ये आर्टिकल 368 है,
इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का। तो ये पूछा गया मतलब इसी केस में ही कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यही कह दिया था बेरोबर यूनियन केस में 1960 में कि प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो ये अमेंड कैसे होगा, तो ये अमेंड तो नहीं हो सकता यानी कि। तो उसके बाद फिर जब ये केस आया केशवानंद भारती का 1973 में, जब केशवानंद भारती का केस आया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्ट है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, और चूँकि ये पार्ट है इसलिए इसको अमेंड भी किया जा सकता है। इट कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड, बस ये कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर को के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तब तक वो अमेंडेबल है, राइट। तो पहले मना कर दिया था, उसके बाद हाँ किया कि हाँ अमेंड कर सकते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि ये प्रियम्बल पार्ट नहीं है, बाद में हाँ कर दिया 1973 में। ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा। अच्छा भी क्वेश्चन रह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा यूज़ नहीं हुआ है, फेडरल यूज़ नहीं हुआ है, सिंपल। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए, मैंने बताया था आपको, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ये रशिया से है, ये फ्रांस से है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहें, मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, पूरी जीके सीरीज़ को मैं अच्छे से करवाऊँगा। और ये जो पॉलिटिक्स पहला लेक्चर हमने प्रियम्बल का कंप्लीट किया है, ये प्रियम्बल, इसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, जो चार्टर एक्ट थे, रेगुलेटिंग एक्ट थे, ये सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। और जो भी मैं नोट्स जो भी दूंगा, जितना मैं लिखूँगा, जितना मैं स्लाइड्स में बनाऊँगा, वो स्लाइड्स ही अगर आप पढ़ लेंगे ना, उसमें से इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। मेरे पास एक बहुत प्रॉपर और बहुत क्रिस्प नोट्स हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, वहीं से पढ़ना, वहीं से बाहर से कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, ओके। इसके बाद डेवलपिंग फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद आएगा आपका DPSP, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, ये सब पढ़ेंगे हम, ओके। कोड, हाई कोड, सब पढ़ेंगे, मैं सब पे वीडियोस बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपडेट के लिए। तो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।